आज हम पढ़ रहे हैं पोषण के बारे में। अभी आपने जो पोषण पढ़ा है वो जंतुओं में, मानव में। आप एक बार गौर करेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है और घास खाने वाले जो जंतु हैं उनमें पोषण कैसे होता है। हम दोनों का पाचन तंत्र, आहार नाल दोनों को देखेंगे कैसे है। आप देखेंगे कि जो जंतु होगा, जंतु का आहार नाल ये होगा, मुख होगा, आमाशय होगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी। इस तरह से ये भोजन होता है। जो जंतु होते हैं भोजन को कई बार चबाते हैं और चबाने के बाद ये भोजन आमाशय में आता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में चबकर अपशिष्ट बाहर निकल जाता है। ये मानो कि हमने जो पाचन क्रिया थी वो आपको बता दी है, पढ़ चुके आप। आज हम ऐसे जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका पाचन मुंह से नहीं बल्कि एक तरह से कहेंगे कि आमाशय में होता है। वो जंतु, ये मानव का पाचन तंत्र है। हम देखेंगे अब ऐसे जंतु जो घास खाते हैं, आखिर उसमें पाचन कैसे होता है। मानव और जानवर के पाचन में अंतर। घास खाने वाले, जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनका आहार नाल कुछ इस तरह से होता है। आपने वो देखा मानव का आहार नाल, और यहां देख रहे हैं घास खाने। अब घास कौन खाता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये क्या होते हैं? सब घास खाते हैं। घास खाने, इनका पाचन तंत्र ये इस तरह से दिख रहा है, जबकि मानव का आपने देखा। दोनों में क्या अंतर है? मानव के पाचन तंत्र में मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है, जबकि घास खाने वाले जंतु का पाचन विशेष प्रकार से होता है। देखते हैं। घास खाने वाले जंतु भोजन को निगलते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जानवर अगर नीचे मुंह किए है तो बराबर क्या खाता रहेगा और उसको गुटकता रहेगा। ये तो सबने देखा है। दूसरा सबने ये भी देखा होगा कि जब जानवर बैठा होता है तो वो जानवर क्या करता है? मुंह चलाता रहता बराबर। रात में भी मुंह चलाएगा, चलाता रहता, जबकि आदमी तो नहीं चलाता। आदमी तो जब खाना खाएगा तब चला लेगा और दांतों द्वारा काट के वो भोजन को निगल लेता है, जबकि जंतु ऐसा, जानवर ऐसा नहीं करता। वो भोजन को निगल लेगा, निगलता रहेगा और उस निगले हुए भोजन को निगले हुए भोजन को ये एक जगह आमाशय में इकट्ठा रखता जाता है, भरता जाता है। इस उद्देश्य से भरता रहता है कि कहीं ये भोजन कम ना पड़ जाए। क्या ना हो जाए? तो वो इकट्ठा निकलता रहता। देखा आपने जानवर कितनी स्पीड में निकलता है? निकलता रहता है, यानी उसका भंडारण करता रहता है। तो जो आहार नाल होती, इसकी आहार नाल यानी आमाशय का एक ऐसा भाग होता है जहां चारे को इकट्ठा रखता रहता है, उसको कहते हैं हम रूमेन। क्या कहेंगे अपन? रूमेन एक जानवर का ऐसा भाग होता है जहां पर निगले हुए भोजन को वो रख लेता है। रख गया, भोजन पचा नहीं, अभी रख लिया उसने, ठीक है। थोड़ा बहुत पचेगा, आंशिक पाचन होगा। क्या होगा? आंशिक पाचन। जो आंशिक पाचन होता है उसको कहते हैं जुगाल। क्या कहते हैं? जुगाल। जब भोजन इसने आमाशय में रख लिया तो ये रूमेन में जब रख जाएगा तो थोड़ा बहुत पाचन होगा और उसको ये
पचा लेगा, उसके पाचक रसों को निकाल लेगा जुगाल। लेकिन बाद में यही जंतु भोजन को छोटे छोटे पिंडकों, गोलों के रूप में इकट्ठा करके वापस मुंह में लाता है। आमाशय में घास फूस को, आमाशय से घास फूस को बाहर मुंह में लाएगा, और बाहर मुंह में लाने के बाद हम ऐसा करता रहता है। आपने देखा होगा कि जानवर खा के बैठ जाता है और फूंसता है और फिर मुंह चलाता रहता है, और कुछ कुछ उसका अवशेष भी गिरता रहता है। देखा आपने? या आप ये भी सोच सकते हैं कि जानवर ने तो 1 घंटा पहले भूसा खा लिया था, घास खा ली थी, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि 1 घंटे के बाद थोड़ा बहुत भूसा का या घास का अंश उसके मुंह से चबाने पर क्या होता है? गिरता रहता है, नहीं गिरता? तो गिरता रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भोजन कहीं ना कहीं रखा है। तो यहाँ तो जगह है नहीं है, आमाशय रखा, रूमेन हो गया। तो भोजन को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में छोटे छोटे पिंडक बना लिए, और इन छोटे छोटे पिंडकों से फिर वो मुंह में लाता है यहाँ, और यहाँ मुंह में लाने के बाद वो क्या करने लगता है? उसको चबाने लगता है। क्या करने लगता है? चबाने लगता है। चबाते रहता है और लगातार मुंह में चबाता रहता है। इस क्रिया को कहते हैं रोमंथन। चबाने के प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? रोमंथन कहलाता है। और ऐसे जंतु कहलाते हैं रोमंधी। ठीक है, जंतु कहलाते हैं या रोमिनेंट कहलाते हैं। ये जो जंतु होते हैं, जंतुओं का जो मुख्य भोजन घास होता है, उसमें अधिक मात्रा में क्या होती है? सेलुलोज। जबकि अपने भोजन में जो मानव भोजन करता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, है ना, वसा, ये सारी चीज होती हैं। और घास में अधिक मात्रा में क्या होती है? सेलुलोज होती है। तो सेलुलोज, इसका पाचन आसानी से नहीं होता, देर लगती है, टाइम लगता है। तो ये भोजन कहाँ चला जाता है? रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक संरचना होती है। क्या होती है? जो रूमिनेंट्स जो होती है, एक छोटी आंत, इसमें छोटी आंत, जैसे अपने पेट में छोटी आंत और फिर बड़ी आंत होती है, और फिर गुदा से निकल जाता है उससे। ठीक इसी तरह से इसमें भी, जानवरों में भी, गाय भैंस में भी छोटी और बड़ी आंत होती है। छोटी और बड़ी आंत के बीच की जो लंबी संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल या सीकम भी कहते हैं, है ना। छोटी आंत और बीच, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के भाग को क्या कहेंगे हम? अंधनाल या सीकम कहेंगे। तो भोजन के सेलुलोज का जो पाचन होगा यहीं पर होगा। कहां पर होगा सेलुलोज का पूरा पाचन? सीकम या अंधनाल में। जितनी भी घास में सेलुलोज होगा वो सारा का सारा सेलुलोज कहां पचेगा? अंधनाल में। ठीक है। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें आहार नाल नहीं होती है, उनका भी पाचन होता है ना। इसमें तो भाई आहार नाल है, और जो आपके मानव है उसमें भी आहार नाल है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें आहार नाल नहीं होती है। वो जंतु कहलाते हैं, कौन से जंतु? एक कोष की जंतु। कौन से जंतु? एक कोष की जंतु। अब एक कोष की जंतु जैसे अमीबा और पैरामेशियम, हाइड्रा, ये क्या होते हैं? एक कोष की जंतु। क्या होते हैं? एक कोष की जंतु होते हैं। ठीक, ये अमीबा और ये आपका देखिए हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। दोनों की संरचना कैसी है? अलग अलग है। हाइड्रा की, अमीबा और हाइड्रा दोनों की संरचना अलग अलग है। तो इसमें भी पाचन कैसा है? इसमें पाचन अंग नहीं है। जंतु में, मानव में और जानवरों में पाचन अंग थे। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय थी। लेकिन अमीबा और हाइड्रा में न छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये भोजन का पाचन करता है। कैसे करता है? जो अमीबा होता है,
अमीबा की संरचना कैसी है? निश्चित नहीं है। अमीबा की संरचना कैसी है? निश्चित नहीं है। तो अमीबा का जो गैप होता है या इसके जो कूड़पाद होते हैं, जब भी कोई इसका शिकार आया जिसको इसको भोजन के रूप में ग्रहण करना है, तो इसके जो पादाप जो होंगे वो कीट को क्या कर लेंगे? ऐसा पकड़ लेंगे बढ़ के। देखो इसका देखना आप कि जैसे कोई कीट आया तो ये क्या हो गया, इसके पादाप जो है बढ़ने लगे, बढ़ते गए और इनने क्या कर लिया? कीट को एकदम कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया ना। तो ये जो आपका कीट कैसे चला गया? अंदर चला गया। क्या करेगा? अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद अंदर की संरचनाओं के द्वारा ये निगलने के बाद इसकी जो खाद्यधानी होगी, ये खाद्यधानी भी कहते हैं, ठीक है। तो उस धानी में ये इसका कीट जब फंस जाएगा, धानी में फंसने के बाद पादाप द्वारा, ठीक है, ये विलुप्त हो जाएगा और जो भी जो कीट था उसका पाचन धानी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धानी में उसका पाचन हो जाएगा। यानी खाद्य पदार्थों को यह क्या कर लेगा? सरल पदार्थों में बदलकर अपने में पचा लेगा। और जो पचा हुआ जो अवशिष्ट बचेगा, अवशिष्ट बचेगा, उस अवशिष्ट को अमीबा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर, धानी से बाहर निकाल देता है और ये अपना विकास करने लगता है ना। ठीक। दूसरा होता है एक कोशिकीय जंतु हाइड्रा। हाइड्रा में जो स्पर्शक होते हैं, क्या होते हैं? स्पर्शक। ये हाइड्रा बना हुआ है, स्पर्शक है। तो इसके जो स्पर्शक हैं, ये जब कोई कीट उड़ के आता है तो उस कीट को क्या कर लेते हैं? अपने स्पर्शों द्वारा पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। इसने देखिए आप, ये क्या किया? कीट आया और जो इसके स्पर्शक हैं उन्होंने इसको जकड़ लिया और जकड़ने के बाद ये कहाँ है? नीचे लाए। कहाँ है? नीचे लाए। तो जब ये नीचे लाते हैं तो इसका वो मुंह के पास लाते हैं और मुंह से वो क्या कर लेते हैं? अंदर स्पर्श की सहायता से भोजन कहाँ? अंदर चला, मुख के अंदर जाता है, जहां कोशिकाओं द्वारा इसका पाचन हो जाता है और अवशिष्ट पचे हुए को जो इसमें पोषक तत्व होंगे वो उनकी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, शेष अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से खाद्य पदार्थों की ये ऊर्जा को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग ये एक कोशिकीय जंतु अपनी दैनिक दिनचर्या यानी जैविक क्रियाओं को करने के लिए कर लेते हैं। इस तरह से ये जंतु और जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उनका और जो घास खाते हैं उन जंतुओं में ये अंतर होता है। इस तरह से आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आप समझ लेंगे। कैसे इनका कुछ और भी चीज है जो हम पढ़ चुके हैं कि जैसे पोषण क्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों सम्मिलित हैं। यानी पोषण में अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों को मिलाकर पाचन कहलाता है। जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण की क्रिया भी अलग अलग होती है। जैसे मानव में अलग और घास खाने वाले एक कोशिकाओं में सबकी अलग अलग, आप देख रहे हैं, अलग अलग होती है। आहार नाल के भागों में भी अलग अलग पाचक रसों का अवशोषण यानी पाचन होता है। अवशोषण अलग अलग जगह पर होता है। अलग अलग पाचक रसों का श्रवण अलग अलग जगह पर होता है। पाचन क्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण हो जाती है, जबकि अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण हो जाता है। इस प्रकार से हम पाचन क्रिया को समझेंगे।